तो बेटा आज जो हमारा इंग्लिश 5th का लेसन 7 है, इसकी एक्सरसाइज हमें करनी है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द कैट लीड, यानी जो लुई के बारे में जो हमने पढ़ा वो किस किस्म की जिंदगी गुजार रहा था। तो द कैट लुई लीड अ लग्जरियस लाइफ। किस तरह की जिंदगी? बड़ी आरामदेह ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था। सो द कैट लुई लेड ए लग्जरियस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया? बिल्कुल आसान है। वाई डिड द कैट फील ए नीड टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ द हाउस। वो घर में जो उसकी आराम और आसाइश की जिंदगी थी, क्योंकि वो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि लग्जरियस लाइफ जिंदगी गुजार रहा था, तो वो कंफर्ट की जिंदगी से बाहर क्यों आना चाहता था? तो जवाब है, द कैट फेल्ट ए नीड टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ द हाउस बिकॉज, घर की आरामदेह जिंदगी छोड़ने के लिए वो इसलिए मजबूर हुआ। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ ए कैट ऑन द रूफ टॉप्स। क्योंकि वो उस तरह की जिंदगी गुजारना चाहता था जो वो छतों पर जो बिल्लियां रहती थी उनकी तरह की जिंदगी गुजारना चाहता था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज वाज लाइफ ऑन द टाइल्स डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द हाउस। अब जो रूफ टॉप्स के टाइल्स पर जो जिंदगी गुजार रहे थे तो वो किस तरह से थे मुख्तलिफ, जो घर के अंदर वो लुई जिंदगी गुजारा था। यानी अगर आपको मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, टॉम की जिंदगी और लुई की जिंदगी किस तरह से मुख्तलिफ थी। टॉम टाइल्स पर रहता था, रूफ टॉप्स पर रहता था, लुई घर के अंदर आरामदेह जिंदगी गुजार। तो कैसा आपको लगता है? लाइफ ऑन द टाइल्स वाज फुल ऑफ फ्रीडम। अगर हम टाइलों की बात करें, जो टॉम की जिंदगी थी वो बिल्कुल वहां पर आजाद जिंदगी थी। क्या थी? वहां सनशाइन एंड नेचर, उसमें सूरज की गर्मी थी, सूरज यानी जिसको हम कहते हैं कि तापहाना, शाहिया, निबिर की मस्तिया, समझ रहे हैं, एंड नेचर, और बिल्कुल हवाएं खुली, फितरत के सारी चीजें मौजूद हैं, बट फुल ऑफ अनसर्टिनिटीज। लेकिन उसमें अनसर्टिनिटी, कोई चीज हातमी नहीं थी। कभी धूप तो कभी छांव, कभी मौसम सर्द तो कभी मौसम गर्म, समझ रहे हैं। हाउएवर इन द हाउस देयर वाज एनफ फूड टू ईट। लेकिन घर के अंदर गिजा कंप्लीट, ए फ्लफी बेड, आरामदेह नर्म नाजुक बिस्तर, टू स्लीप, बट नो फ्रीडम। लेकिन फितरत का फ्रीडम नहीं था। यह फर्क है उस जिंदगी में और इसकी। यानी टॉम की जिंदगी हालांकि फ्रीडम वाली जिंदगी थी लेकिन मुश्किलात से भरी हुई। यहां पर आरामदेह जिंदगी थी लुई की, लेकिन वहां पर आजादी नहीं थी। वहां आजादी थी लेकिन मुश्किलात थे, यहां आजादी नहीं थी लेकिन आसाइशें थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डिड द टॉम कैट गिव अबाउट मीट ऑन टेबल्स। जो वो आदमी चॉप कर रहा था, वो फूड जो उसने रखा था काट के, वो जो उसने गोश्त रखी थी, तो उसके बारे में टॉम कैट ने क्या बात बताई लुई को? उसने क्या कहा? आंसर है, द टॉम कैट एडवाइज लुई दैट मीट ऑन द टेबल्स इज नॉट फॉर कैट्स लाइक दैम। उसने उसे कहा कि हमारे तरह के बिल्लियों की जो बाहर घूम रहे हो, ये उनके लिए नहीं है, ये चॉप्ड मीट ये उनके लिए नहीं है। इंस्टेड दे हैड टू वेट एंड फाइंड फ्रॉम द गार्बेज व्हेन पॉसिबल। उल्टा हमें जो बाहर घूम रहे होते हैं जानवर, उनको इंतजार करना पड़ता है, कचरे के ढेर में से ढूंढना पड़ता है अगर उनको मिल जाए या जब उनको मिल जाए। उसके बाद 5वां, व्हाट डिड द टॉम कैट फील अबाउट लाइफ इन ए हाउस। घर के अंदर की जिंदगी के बारे में टॉम कैट का क्या ख्याल? लुई तो बेचारा बाहर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, वो तो अंदर दाखिल हो गया फटाफट। लेकिन टॉम ने उसको क्या कहा जब टॉम उसके साथ आया उसको घर छोड़ने के लिए? तो फिर उसने उसे क्या बताया? द टॉम कैट फील्स दैट लाइफ इन ए हाउस इज फॉर वीकलिंग्स। उसने उसको बताया था ये वीकलिंग्स के लिए, कमजोरों के लिए। किनके लिए? कमजोरों के लिए ये जिंदगी है। एंड इट वाजंट मेंट फॉर द फ्री कैट्स लाइक हिम। और टॉम के जैसे आजाद घूमने वाले कैट्स के लिए जिंदगी घर के अंदर की जिंदगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अकॉर्डिंग टू द फैट कैट, यानी जो लुई था फैट कैट, वाज ट्रू हैप्पीनेस। उसके हिसाब से असल जिंदगी क्या थी, सही जिंदगी क्या थी? अकॉर्डिंग टू द फैट कैट द ट्रू हैप्पीनेस वाज इन द हाउस। लुई के हिसाब से अच्छी जिंदगी कहां थी? घर के अंदर, वेयर ही वुड गेट फूड टू ईट, जहां उसको
खाने के लिए ग़िज़ा मिलती थी, एंड ए पिल्लो टू स्लीप, और सोने के लिए तकिया मिलता था। बाहर ऐसा नहीं था। क्लियर? तो हो गए क्वेश्चंस। उसके बाद है बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है आधा, इसका दूसरा हिस्सा आपको डाल देना है। तो ए वाला पार्ट जो है इसमें लिखा है लुई वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ, किस तरह की जिंदगी? कैट्स ऑन रूफटॉप्स। इतना ही लिखना है, कैट्स ऑन रूफटॉप। इसमें मैंने वो बोल्ड करके लिखा है, आपको ये नजर आएगा जब मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा। क्वेश्चन बी, यानी ये सेंटेंस बी है, टॉम वेयरली शुक हिज हेड बिकॉज, टॉम ने अपना सिर हिलाया, क्यों? ही न्यू, वो जानता था, लुई वॉज नॉट मेंट फॉर द जॉय ऑफ फ्रीडम, कि लुई की जिंदगी इस तरह की आजादाना जिंदगी घूमने के लिए नहीं है, क्योंकि लुई को चाहिए घर जहां उसको आरामदेह जिंदगी मिले। वो बाहर की इस फितरी दुनिया में वो अच्छी तरह से बैठ नहीं सकता है। उसके बाद लैंग्वेज वर्क है, तो लैंग्वेज वर्क में है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन योर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब यहां कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो इनको आपको अपने इस्तेमाल में लाना है, यानी इनके आपको जुमले बनाने हैं। तो पहला है इन द मिडेस्ट ऑफ, इसका हमने जो बनाया है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वी रीचड इन द मिडेस्ट ऑफ फॉरेस्ट आफ्टर 3 आवर्स, हम बीचों बीच, मिडेस्ट ऑफ क्या होता है? बीचों बीच, हम जंगल के बीचों बीच 3 घंटों में पहुंच गए। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है द होल डे लॉन्ग, यानी पूरे दिन। ही वर्कड द होल डे लॉन्ग फॉर ए मीगर सम, वो कुछ पैसों के लिए पूरे दिन वो मजदूरी करता है। तो गए दूसरा। उसके बाद है रोम्पिंग, लुई वुड सी द कैट्स रोम्पिंग ऑन द स्ट्रीट्स, वो एक दूसरे के साथ रोम्पिंग कर रहे हैं, यानी छेड़छाड़ कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, समझ रहे हैं? उसको रोम्पिंग कहते हैं। उसके बाद फिक्स्ड बिलीफ, आई हैव ए फिक्स्ड बिलीफ इन द लॉ ऑफ ग्रेविटी। फिक्स्ड बिलीफ का मतलब होता है यानी जिस पर आप बिल्कुल पूरी तरह विश्वास करें, पूरा यकीन करें। तो मुझे यकीन है कि जो जमीन का कशिश शकल है, इस पर मुझे पूरा यकीन है, मुकम्मल यकीन होना, उसको फिक्स्ड बिलीफ कहते हैं। साइन्स ऑफ, देयर आर नो साइन्स ऑफ रेन इन द कमिंग डेज। साइन का मतलब होता है यानी उसका हमें अगर हमें अंदाजा हो जाए कि ऐसा हो रहा है, उसकी हमें दिख रही है, कुछ निशानियां दिख रही है, तो बादलों के नामो निशान तक नहीं है, तो साइन्स ऑफ कहलाते हैं, समझ रहे हैं? निशानात जिनको हम कहते हैं। फ्रॉम अफार, ही केम फ्रॉम अफार टू वर्क इन द सिटी। अफार का मतलब है दूर से आना, गांव से आना, अफार है, फ्रॉम अफार मतलब काफी दूर से आना। ये ए और फार एक साथ है, फ्रॉम अफार, फ्रॉम अफार। ए, इसको आप ए और फार अलग अलग भी लिख सकते हैं, एफर भी इसको लिखते हैं, तो आप दोनों सही है। ये डेसोलेंट, द कार वाज अबंडन्ड इन ए डेसोलेंट फॉर। डेसोलेंट का मतलब जहां कोई जाता नहीं है, जिसको छोड़ दिया गया है, जहां पर लोग आते जाते नहीं है, डेसोलेंट फॉरेस्ट। उसके बाद सक्यूलेंट, कैक्टस हैज अ सक्यूलेंट स्टेम। तो दानिश क्या बात है? ओके, तो अब जो कैक्टस है, इसका जो स्टेम होता है वो काफी सक्यूलेंट होता है, यानी अगर आप देखेंगे उसको तो वो बिल्कुल नाजुक तरीके का होता है, और उसके अंदर जो होता है काफी ज्यादा पानी जैसा भरा हुआ होता है। क्लियर? उसके बाद ग्रामर वर्क आता है क्लास। सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं, जब दो सेंटेंसेस आपस में मिले हुए हों, दो सेंटेंसेस आपस में, तो वो एक दूसरे के क्लासेस कहलाते हैं। हालांकि होते तो वो सेंटेंसेस है, लेकिन कहीं पर सेंटेंस जो होता है, दोनों सेंटेंसेस अगर हम उनको अलग अलग भी करें तो माने बराबर देते हैं। सेंटेंसेस के बारे में हमने बहुत बात की। और अगर वो माने बराबर नहीं देते हैं तो एक वाला जो है, एक हिस्सा उसका प्रिंसिपल क्लास कहलाता है और दूसरा हिस्सा उसका सबऑर्डिनेट क्लास। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका दोनों होना जरूरी है, तो वहां कोऑर्डिनेट क्लासेस कहलाते हैं। लिहाजा जुमले का वो हिस्सा जिसकी मीनिंग खुद से पता चल जाए, प्रिंसिपल क्लास कहता है। जिसकी मीनिंग जो है प्रिंसिपल क्लास के ताबे, प्रिंसिपल क्लास के बगैर समझ में ना आए, तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और ऐसे दो क्लासेस
जो एक दूसरे पर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के बगैर उनकी मीनिंग नहीं है, तो उनको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्लॉजेस की 2-3 किस्में हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ये इसको ज्यादा परेशान करने की अपने आपको जरूरत नहीं है। मैंने बोर्ड पर भी आपको सेंटेंसेस के किस्में पढ़ाई है और उसमें सेंटेंस के बारे में हमने काफी बात किया, और भी मैं क्लॉजेस के बारे में और भी मैं बोर्ड पर आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अब यहां क्लास क्या होता है मैंने आपको बताया, थोड़ा सा समझाया। अब यहां क्या लिखा है? ए क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लास होता है सेंटेंस का हिस्सा, क्लास होता है सेंटेंस का, एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और जिस तरह सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसका भी सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस का हिस्सा होता है। ये आप समझ लीजिए सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए वॉच। अब यहां तक तो समझ में आ गया, मेरे पास घड़ी है, ये मैंने आपको बताया था। आई हैव ए वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड, एक दफा मैंने आपको समझाया था बोर्ड पर। तो यहां पर है विच इज स्टडीड विद डायमंड्स, इसके अंदर डायमंड लगे हुए, इसके अंदर डायमंड लगे। तो अगर हम इतना पढ़ें, अगर मैं इतना बताऊंगा आपको, विच के बाद में पढ़ूंगा विच इज स्टडीड विथ डायमंड्स, इसमें डायमंड जड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर किस में? आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, तो आप बात समझ गए। तो जो आप बात समझ गए वो हिस्सा, यानी आई हैव ए वॉच, ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लास, ये कहलाएगा। अब जो दूसरे वाला विच इज स्टडीड विद डायमंड्स, ये बात पूरी समझ में, बात समझ आ रही है लेकिन पूरी नहीं आ रही है, क्योंकि आपका सवाल बाकी रह जाता है। मैं कहता हूं कि इसमें या उसमें या जिसमें डायमंड लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर किस में? आप कहेंगे ना किस में, तो वो वाला हिस्सा किस में, वो पहले लिखा हुआ है। तो पहले वाला हिस्सा वो खुद समझ आ जाता है, दूसरे वाला हिस्सा समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले वाला हिस्सा प्रिंसिपल क्लास और दूसरे वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लास। क्लियर? तो इसमें हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, कंजक्शंस पर भी हमने बात की है, लेकिन आज आप फिर देखेंगे इसमें विच लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इन द अबव सेंटेंस देयर आर 2 क्लासेस, ये अब वही बात कर रहा है जो मैंने आपको बता दी। दैट इज आई हैव ए वॉच एंड विच इज स्टडीड विथ डायमंड्स। हो गए ना 2 क्लासेस। द फर्स्ट क्लास दैट इज आई हैव ए वॉच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और मेन क्लास। क्यों प्रिंसिपल क्लास है, क्यों मेन क्लास? क्योंकि ये बात समझ में आ रही है, और दूसरे वाला हिस्सा इस पर डिपेंड करता है, दूसरे वाला हिस्सा इस पर डिपेंड कर। जब तक हम पहले वाला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे दूसरे वाला समझ में नहीं आएगा। सेकंड क्लास दैट इज विच इज स्टडीड विद डायमंड इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लास। दूसरे वाला हिस्सा जो है, जो विच के बाद स्टार्ट होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है, या इसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट कहते हैं यूज बेस पर है मबनी, यानी यूज बेस पर डिपेंड करे। समझ है इवन? As its sentence is complete only when read with the principal or main class। क्यों? क्योंकि इसकी सेंस तभी मुमकिन हो सकती है दूसरे वाले हिस्से की जब हम पहले वाले के साथ मिला के पढ़ेंगे, वरना इसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी। अब है नोट, सम सेंटेंस कंटेन 2 or more principal classes। अब यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए, कुछ के अंदर एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लास हो सकते हैं या एक से ज्यादा मेन क्लास हो सकती है। एंड नो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास, और उसमें कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं हो सकता है। ऐसी सूरत में आपको वो बात समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको समझाई थी एक दिन। मैंने आपको बताया था सेंटेंस की 3 किस्में हैं, एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास 2 होते हैं, उनमें सबऑर्डिनेट क्लास नहीं होता है। अब हम आगे चल के इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में क्या है? नाउ आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल और मेन क्लास। अब आपको मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास देखना एंड द सबऑर्डिनेट क्लास। तो मैंने एक को बोल्ड किया है और एक को इटैलिक्स में अंडरलाइन करके लिखा है, आपको ये मिल जाएगा। और डिपेंडेंट क्लासेस, इफ एनी, जरूरी नहीं है किसी में है, अगर है तो आपको देखना है, अगर नहीं है तो फिर आपको छोड़ देना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हम पहला देखेंगे, पहला वाला, ही मस्ट वीप, उसको रोना चाहिए, और ही विल डाई। अब आप देखिए और के साथ जुड़ा हुआ, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए दोनों जुमले जो है ये प्रिंसिपल क्लास दोनों है। क्या है ये दोनों? ये सबऑर्डिनेट नहीं है। हम कह सकते हैं ही मस्ट वीप, ये हो गया जुमला, इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। और ही विल डाई, इसकी भी मीनिंग फुल है।
लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज दोनों है, अलग से भी इनकी मीनिंग आ रही है, लेकिन जब हम जोड़ के बताएंगे तो उनकी मीनिंग थोड़ी सी बदलती है, लेकिन मीनिंग दोनों दे रहे हैं। क्लियर? ओके। दूसरा, वॉक क्विकली, ये तो आपको समझ आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं वॉक क्विकली, तो आपको समझ आया। लेकिन आगे है एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। अब मैं कहूंगा वरना आप उसको पकड़ नहीं सकते, उस तक पहुंच नहीं सकते। तो आप कहेंगे सर किसको, क्या क्या बोल रहे हैं आप? तो ये वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट है, पहले वाला हिस्सा क्लियर है। क्लियर? तो पहले वाला हिस्सा प्रिंसिपल, दूसरे वाला सबऑर्डिनेट। क्लियर? नंबर 4, यू मे डू, आप कर सकते हैं। अगर मैं इतना भी कहूं तो आपको बात समझ में आ गई। शायद हम कोई बात कर रहे हैं तो आपको मैं कह रहा हूं कि देखो बेटा, जो आपका ये अंग्रेजी का ग्रामर है आप कर सकते हैं, तो आपको बात समझ में आ गई। क्लियर? लेकिन अब जो दूसरा एज यू प्लीज, अब मैं कहूंगा जैसा आपकी मर्जी, तो आप कहेंगे सर क्या, जैसा मेरी मर्जी मतलब क्या? तो ये वाला हिस्सा पूरा समझ में नहीं आता है। अब मैं जब पूरा सेंटेंस बताऊंगा, यू मे डू एज यू प्लीज, आप जिस तरह चाहेंगे उस तरह करिए, तो आपको बात समझ पूरी आ गई। क्लियर? तो पहले वाला हिस्सा प्रिंसिपल, दूसरे वाला सबऑर्डिनेट। क्लियर? 5वां, ही थ्रू द स्टोन, उसने पत्थर मारा, बात समझ आ गई। बट इट मिस्ड द एम, लेकिन निशाना चूक गया, इसका निशाना चूक गया। दोनों बट से मिले हुए हैं, यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यह भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन क्लॉज हैं। और जब मीनिंग देते हैं तो एक दूसरे की मीनिंग में थोड़ा सा चेंज करते हैं। नंबर 6, शी नीदर ऑब्टेन सक्सेस नॉर डिजर्व इट, यह भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नॉर जो है इसमें, यह भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं। 7वां, वट एवर यू डू, जो भी आप करोगे, तो आप कहेंगे सर क्या? तो ये वाला हिस्सा क्या है? सबऑर्डिनेट है। दूसरे वाला हिस्सा डू वेल, अच्छी तरह करो। अगर मैं सिर्फ ये बताऊंगा अच्छी तरह, आपको बात समझ में आ गई। कोई काम आपके सामने है तो मैं कहूंगा अच्छी तरह करो, तो आपको बात समझ आ गई। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा वट एवर यू डू, जो आप करना चाहेंगे, तो ये सबऑर्डिनेट है। किसी और बात की, कोई और बात इसके साथ नहीं बताएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो पहले वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरे वाला हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज ही आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पहले आ सकता है। क्लियर? ओके। 8वां, वी रेस्टेड, हमने आराम किया। अगर मैं इतनी बात कहूंगा तो बात समझ में आ गई। लेकिन व्हेन इवनिंग केम, जब रात आ गई, अगर मैं बताऊंगा जब रात आ गई, आप पूछेंगे सर तब क्या हुआ? तो तब क्या हुआ? वी रेस्टेड। तो ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरे वाला सबऑर्डिनेट। यानी व्हेन रेस्टेड, वी रेस्टेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हेन इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लॉज है। 9वां, टेल हिम द न्यूज, उसको खबर सुनाओ, तो आपको बात समझ में आ गई। लेकिन दूसरे वाला हिस्सा देखिए, एज यू हैव हर्ड, जैसा कि आपने सुना है, जैसा कि आपने, तो मैं अगर इतना ही बताऊंगा जैसा कि आपने सुना है, बात समझ आएगी? नहीं आएगी समझ, तो जब तक हम किसके साथ नहीं मिलाएंगे? पहले वाले से। तो पहले वाला प्रिंसिपल, दूसरे वाला सबऑर्डिनेट। टेल हिम द न्यूज प्रिंसिपल क्लॉज है, एज यू हैव हर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन एज है। 10वां, आई रिटर्नड होम, मैं घर वापस चला गया, बात समझ आ रही है? आगे वाला, बिकॉज आई वॉज इल, चूंकि मैं बीमार था। अब मैं कहूंगा चूंकि मैं बीमार था, तो आप कहेंगे सर फिर क्या हुआ? तो ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर हो गया? आगे है लेट अस राइट ए पैराग्राफ। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स लिए गए हैं। लुइस लिव्ड द लाइफ, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ ऑफ लग्जरी। Why not satisfied? Life outside, life inside. Impossible for Tom Cat to live outside. अब इस पर आपको कहानी लिखनी है, थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। लुइस वॉज ए पैट कैट ऑफ शारी। लुइस एक फैट कैट था, लेकिन किसका था? शारी का पेट था। ही लेड ए कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ, बड़ी आरामदेह जिंदगी, ऐश अशरत की जिंदगी गुजारा था। ही हैड ए फ्लफी सॉफ्ट फेदर पिलो फॉर स्लीपिंग, उसका एक गाव तकिया था, हाँ, या पंख तकिया उसके पास था सोने के लिए। शारी फेड हिम फ्रेश मीट एंड फिश, वो उसको हमेशा ताज़ा ग़िज़ा देती थी जिसमें
ताज़ी गोश्त होती थी, मछलियाँ होती थी, उसको खिलाती थी। ऑल्दो ही हैड ऑल द कंफर्ट्स इन हिज लाइफ, हालांकि उसके पास हर चीज़ जो थी ऐश अशरत की वो अब उसके पास थी। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी आइदर, और खुश भी नहीं था। He would see other cats roaming freely on the rooftops and longed for the same. वो जब बाकी इन बिल्लियों को देखता था छतों पर खेलते कूदते, तो वो भी इसकी तमन्ना करता था, आरज़ू करता था। One day he left the house. एक दिन वो निकल गया घर से, and went to the street and joined the street cats. और गली में चला गया, और वहां गली के किनके साथ मिल गया? गली के बिल्लियों से मिल गया। He found that life in the street is quite hard and it is difficult outside. और फिर उसको पता चल गया, उसमें जब उसने दिन भर वहां लगाया तो उसको पता चल गया कि बाहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है, बाहर की जिंदगी। So he returned to Shari's home. फिर वो शारी के घर वापस आ गया, where he could enjoy food and sleep, जहां वो खाना भी खा सकता था और आराम भी कर सकता था। अब नोट जो है नीचे लिखा हुआ, हालांकि ईशा पुरमुत, तो ये सारे के सारे अल्फाज जो है मैंने आपको पहले भी बताया, द एस इन लुइस इज साइलेंट, तो मैं लुइस को पढ़ा रहा हूं, तो इसका लिखा है अब ये क्लियर। उसके बाद शारी इज प्रोनाउंस शारी, ये भी लिखा है, और ये नाइव लिखा है, ये नेइव नहीं लिखे पढ़ेंगे इसको नाइव पढ़ेंगे, इस प्रोनाउंस है नाइव। क्लियर, तो ये हो गया, थैंक्स अ लॉट। तो 20 मिनट का एक और इसका बन गया, तो ये आप क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह अब मंडे को हम कोशिश करेंगे बाकी वाला जो रह गया सिलेबस उसको ख़त्म करने की। थैंक्स अ लॉट।